कहानी की शुरुआत 30 साल पहले होती है, जहाँ एक बच्चा जैक ओमेली अपने परिवार की क्रिसमस पार्टी में होता है। वह अपने चचेरे भाइयों को ऊपर ले जाता है ताकि उन्हें दिखा सके कि उनके माता पिता ने उन्हें गिफ्ट दिए हैं, सांता क्लॉज ने नहीं। तभी जैक का चाचा रिक ऊपर आता है और जैक को इस गलती के लिए डांटता है। अब वर्तमान समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक लोगों की चीजों को बिना पता चले चुरा लेता है और वह एक माहिर ट्रैकर भी है। और हम मॉल में रियल सांता क्लॉज को देखते जो बच्चों के साथ पिक्चर्स निकाल देते। किसी को भी पता नहीं था कि ये रियल सांता क्लॉज है। वही उसके साथ कैलम होता है जो कि सांता का सिक्योरिटी हेड है, यानी कि सांता का एल्फ है। अब फोटो वगैरह खींचने के बाद सांता और उसकी पूरी सिक्योरिटी मॉल के पीछे के गेट से एक सीक्रेट एयरपोर्ट पर आते हैं, जहाँ पर सांता की सवारी उसका इंतजार कर रही होती है। नॉर्थ पोल में इनका एक सीक्रेट बेस होता है जो बाहरी दुनिया से छुपा हुआ था, क्योंकि पूरी जगह एक डोम यानी कि एक शील्ड के अंदर होती है, जिसे हम सांता की सिटी भी कह सकते हैं। अब यहाँ इस जगह पर काफी सारे मिस्टिकल और एंशिएंट क्रीचर्स को हम देखते हैं, जिसके साथ साथ बहुत ही बड़ी और एडवांस फैसिलिटी भी होती है। ये सारे लोग सांता की टीम होते हैं। अब अगले 2 दिन में क्रिसमस आने वाला था और सांता जिम में उसकी तैयारी कर रहे होते। तभी कैलम वहाँ पर आ जाता है, जिसका मूड काफी खराब होता है। वो अपना इस्तीफा सांता को दे देता है। इस बात से सांता काफी हैरान होकर पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर कैलम बताता है कि ये काम मैं बच्चों के लिए करता था और मुझको ये अच्छा भी लगता था, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो दिन ब दिन और भी ज्यादा अजीब होते जा रहे हैं। अर्थ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है, कोई भी किसी भी चीज से डर नहीं रहा है, कहीं भी कोई अच्छाई बची ही नहीं है। सांता उसको समझाते हैं कि अगर कोई भी किसी चीज से डर नहीं रहा है तो हमें उन्हें सुधारने की जरूरत है, हमें उन पर बिलीव करना चाहिए। लेकिन कैलम कहता है कि अगर वह कुछ और देर इन लोगों के बीच में रहा तो मैं इन बड़े लोगों से और भी ज्यादा नफरत करूंगा। जल्दी ही फाड़े के सैनिकों की एक टीम फोर्स फील्ड को तोड़ देती है। इधर कैलम बाहर टहलने के लिए आता है और तभी सांता के टावर में रोशनी की झिलमिलाहट को देखता है, जिससे वह सभी लोगों को सांता को ढूंढने के लिए कहता है और वह खुद इसकी जांच के लिए आगे बढ़ता है और सांता के कमरे में जाता है, लेकिन पाता है कि वह गायब है। तभी कैलम अपराधियों को देखता है और अपने स्नोमोबाइल का उपयोग करके पूरे नॉर्थ पोल में उनका पीछा करता है। फिर फोर्स फील्ड से बाहर निकलकर उस गाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन इसमें सांता नहीं होता, बल्कि अपराधी कैलम को चकमा देकर दूसरी गाड़ी में सांता को ले जाते हैं, जिससे जो हार्लो नॉर्थ पोल के लोगों से संपर्क करती है, जो वह एमओआरए की डायरेक्टर है। जब जो को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह कैलम से कहती है कि उन्हें सांता को ट्रैक करने के लिए एक विशेषज्ञ ट्रैकर, जिसे वुल्फ यानी जैक के नाम से जाना जाता है, खोजने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास क्रिसमस की पहली शाम तक 24 घंटे का समय है। इधर जैक को उसकी पूर्व पत्नी ओलिविया फोन लगाती है, क्योंकि उनके बेटे डायलन को स्कूल में परेशानी हो गई है। जैक डायलन को लेने के लिए जाता है और उससे परेशानी के बारे में पूछता है। वह बताता है कि उसने स्कूल की पीए प्रणाली को हैक करने की कोशिश की थी और इसकी शिकायत उसके एक दोस्त ने कर दी। जैक डायलन को अपराध करने के लिए नहीं, बल्कि अपराध को सही तरीके से न करने के लिए डांटता है। फिर डायलन बताता है कि आज शाम को उसका एक कॉन्सर्ट है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता कि जैक आएगा या नहीं। घर पर आकर ओलिविया जैक को बताती है कि डायलन को अपने पिता के साथ रहने में अच्छा लगता है। जब जैक अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो उसे नॉर्थ पोल के सैनिकों की एक टीम उसे पकड़ने के लिए आती है, जिससे जैक सभी सैनिकों से लड़कर एक जगह पर भाग आता है और यहाँ पर जो उसे करंट से बेहोश करके अपनी जगह पर ले जाती है। होश में वापस लाकर जो उससे पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन जैक उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जैक की उससे केवल बात होती। फिर ये लोग जैक को एक बॉक्स में बंद करके एमओआरए पर ले जाते हैं, जहाँ पर जो उसे बताती है कि हम लोग यहाँ पर पौराणिक दुनिया को सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो जैक को बताती है कि सांता क्लॉज किडनैप हो गया है और इसकी लोकेशन तुमने ही भेजी थी। इतने में यहाँ पर कैलम आ जाता है और वह विशाल भालू बॉडीगार्ड गार्सिया को बुलाता है, क्योंकि जैक लेवल 4 में शरारतियों की लिस्ट में है। जैक इन्हें समझाता है कि उसे किसी ने ट्रैकिंग का काम करने के लिए पेमेंट किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ट्रैक करने से क्या होगा या किसे ट्रैक किया जा रहा है। तभी गार्सिया उसे जोर से जकड़ लेता है, जिससे जैक इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम अगवा हुए रेड यानी कि सांता को देख पाते हैं, जिनके सामने ग्रिला नाम की एक शख्स आती है और बताती है कि सांता, क्या आपको याद है आज से 1000 साल पहले जब आपने बच्चों को गिफ्ट देने का डिसाइड किया था, तभी एक लिस्ट भी तैयार करी थी नॉटी बच्चों की। खैर आपने तो सिर्फ अच्छे बच्चों पर ध्यान दिया, उन्हें गिफ्ट बांटना है, कौन सा गिफ्ट कब देना है, मगर मैंने उसी टाइम से ठान लिया था कि नॉटी बच्चे जो कि सजा के हकदार हैं, उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए और अब वो बारी आ चुकी है। मगर उससे पहले मुझे कुछ आपकी पावर्स की जरूरत है, तो बस आप सोते रहिए और मेरा काम मैं करती जाऊंगी, क्योंकि उसकी पावर्स अब ग्रिला ने एब्जॉर्व करना शुरू कर दी थी। पहुंच चुके होते हैं साउथ पोल, एक बढ़िया सी कार को जिंदा
ऐसा करके। अभी कार में आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी जैक के पास में उसके बेटे डिलन का कॉल आता है और वो कहता है कि अब आज शाम को आ रहे हो ना। मगर तभी जैक का कहना था कि देखो बेटा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं आने में लेट हो जाऊंगा, मगर मैं कोशिश पूरी करूंगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है ग्रिला पर, जिसने एक जादुई गोले को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि नॉटी बच्चे जो कि बुरे काम किया करते हैं, सजा के तौर पर जैसे इस गिफ्ट को खोलेंगे, इसी गोले में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएंगे। अब यहाँ पर ये लोग एक बढ़िया से प्लेस पर पहुंचे होते हैं, काइंड ऑफ बीच था, और यहाँ पर पहुंचने का रीजन था उस बंदे से कांटेक्ट करना जिसे कि एक रात पहले ये इन्फॉर्मेशन बेची गई थी। इस पर्सन का नाम होता है टैड, जो कि इस वक्त अपने काफी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में होता है। टैड से पूछा जाता है कि भाई तूने वो इन्फॉर्मेशन आगे बेची किसको, जिस पर टैड का बताना था कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। जिस पर रॉक कहता है कि लिख कर बता दे। जैसे ही वो लिखता है तो जैक चिल्ला पड़ता है कि ग्रिला ये कैसा नाम है। अब ग्रिला को जैसे अपना नाम सुनाई पड़ता है तो वहाँ पर कुछ लड़ने के लिए अपने योद्धा भिजवा देती है, वो भी फ्रॉस्ट यूनिवर्स से। अब यहाँ उनके सामने पानी से निकलकर की आइसक्रीम वेन पहुँचती है और जैसी वेन खुलती है तो उसमें से 3 बड़े बड़े बर्फीले योद्धा निकल करके आ जाते हैं, जिनके पास खुद के अलग अलग बर्फीले हथियार भी थे। किसी के पास स्पीयर यानी कि भाला, किसी के पास तलवार और कटार, अलग अलग चीजें शामिल थी। अब यहाँ पर इनके बीच में एक तगड़ी जंग होना शुरू हो जाती है। अब जहाँ एक तरफ अपना योद्धा यानी कि कैल्व बोले द रॉक, जिसके पास ऑलरेडी काफी सारी पावर्स थी, तो वो उनको धूल चटाने की कोशिश करता है। मीनवाइल बेचारा जैक तो बस उनसे भागता ही फिरता है। वहीं दूसरी तरफ टैड, जिसने इन्फॉर्मेशन इन दोनों को दी थी, उसका नंबर लग जाता है, यानी कि ये बर्फीले योद्धा उसे बर्फ में पूरी तरीके से जमा देते हैं। यहाँ पर इनको हरा उड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल यहाँ पर ग्रिला 4 वाली नोटी लिस्ट में था, मगर इस वक्त वो उस गोले में कैद हुआ नहीं था, मतलब इनके पास पहुंचा नहीं था। तो ग्रिला कहती है कि अभी भी इस गोले में काफी ज्यादा सुधार करने बाकी है, काम कंटिन्यू करते रहो। अब जैसा कि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिल तो चुकी थी कि ग्रिला इस पूरे काम के पीछे है, और ग्रिला क्रैम्पस की गर्लफ्रेंड थी, और क्रैम्पस था रेड वन यानी कि अपने सेंटा का भाई, और वो रहता था नर्क में। तो ये लोग पहुंच जाते हैं नर्क में क्रैम्पस से मिलने के लिए। जाने से पहले कैलम जैक को वार्न करता है कि वहाँ पे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। क्रैम्पस के महल के बाहर उन्हें हाउच वगैरह मिलते, लेकिन कैलम उनको चकमा दे देता है। उसके बाद आगे उनको सोने से भरा हुआ खजाना मिलता है, और जैक एज यूजुअल कुछ सिक्के चुरा लेता है, जिस वजह से काफी सारे हॉर्न्स बजे लगते हैं और कुछ टूल्स वगैरह आ जाते हैं और इन दोनों को जेल में डाल देते हैं। कुछ समय के बाद क्रैम्पस के सामने इनको लाया जाता है, जहाँ पे क्रैम्पस अलग अलग विचेस और क्रीचर्स के साथ पार्टी कर रहा होता है, और यहाँ पर स्लैप मारने का गेम चल रहा होता है। बेसिकली इसको स्लैप बॉक्सिंग बोलते हैं। कैलम उसको बताता है कि सैंटा को विच ने किडनैप किया हुआ है। ये वही विच थी जो क्रैम्पस की किसी जमाने में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। क्रैम्पस बताता है कि सैंटा यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो विच आई थी, और कई सालों पहले उसने मुझे एक जादू वाला स्नो ग्लोब दिया था तोहफे में। इस ग्लोब में किसी भी चीज को कैद कर सकते हैं। वो उसी ग्लोब को वापस लेने आई थी। ये सुनकर कैलम समझ जाता है कि विच लोगों को उसी ग्लोब में ट्रैप करना चाहती है एज अ पनिशमेंट देने के लिए। उसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे क्रैम्पस कैलम को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। वो जैक को जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक जाता नहीं है। वो कैलम को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी एक चाल चलता है और क्रैम्पस को उकसाने लगता है। साथ ही में वो कहता है कि क्यों ना तुम और कैलम स्लैप बॉक्सिंग वाले गेम में एक दूसरे को चैलेंज करो। अगर तुम जीते तो हम दोनों तुम्हारे कैदी होंगे, लेकिन अगर हम जीते तो तुम हमको जाने दोगे। जैक उसको काफी उकसाता है, इसीलिए क्रैम्पस मान जाता है। सबसे पहले क्रैम्पस कैलम को जोर से कान के नीचे मारता है, जिससे उसकी हालत टाइट हो जाती है। इसके बाद कैलम क्रैम्पस को थप्पड़ मारने वाला होता है कि तभी जैक कैलम के हाथ पर लगे एक डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कैलम एक बड़े से हाथ से क्रैम्पस को थप्पड़ मार देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद कैलम अपने रोबोट को भी जिंदा कर देता है, जिससे वहाँ पर हड़बड़ी मच जाती है। इसके बाद ये लोग बचकर भाग निकलते हैं और डोरवे से वापस आते हैं इंसानी दुनिया में। वही अब कैलम जैक की इज्जत करने लगता है, क्योंकि उसने आज उसकी जान बचाई थी। पर अनजाने में बातों में जैक उस विच का नाम ले लेता है और पूछता है कि आखिर उसका प्लान क्या है। लेकिन उसका नाम लेने के कारण विच इनकी बातें सुन लेती है और उसको समझ आ जाता है कि इनको सब कुछ पता चल गया है। खैर वो दोनों वहाँ से कहाँ से जा रहे होते कि तभी रास्ते में उनके सामने एक पियानो आ जाता है, जिसमें क्रिसमस का गिफ्ट था। ये देखते हैं कि ये वैसा ही स्नो ग्लोब था जो विच ने वहाँ पर रखा था, इसीलिए ये लोग बिना गिफ्ट को छुए वहाँ से भागने वाले होते हैं। लेकिन तभी डिलन का कॉल आ जाता है, जो जैक को काफी खरी खूटी सुनाता है। वो कहता है कि तुमने जो मुझको गिफ्ट दिया है वो बिल्कुल बकवास है। ये सुनकर जैक उससे पूछता है कि कौन सा गिफ्ट। तब वो जैक को फोन पर गिफ्ट दिखाता है। उसके पास भी विच ने वैसा ही ग्लो भेजा हुआ था,
और जैसे डिलन उसको टच करता है वो कहीं पर गायब हो जाता है। ये देखकर जैक अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सामने जो ग्लोब होता है उसको उठाकर गायब हो जाता है। फाइनली हमको पता चलता है उस ग्लोब को छूने वाला उस ग्लोब के अंदर कैद हो जाता है। यहाँ विच ने सैंटा की पावर की मदद से काफी सारे ग्लोब्स बनाए थे और सैंटा के बदले में वो सबके घर जाकर ये गिफ्ट्स देने वाली थी। मतलब अगले दिन जो भी इन गिफ्ट्स को ओपन करता वो सारे लोग उस स्नोबॉल में कैद होने वाले थे। दूसरी ओर कैलम जो को कॉल करके उस ग्लोब के बारे में बता रहा होता है, लेकिन एक ग्लोब से इतने करोड़ ग्लोब्स डुप्लीकेट करना, इतनी पावर अर्थ पर सिर्फ एक ही जगह पर थी। वो पावर थी सैंटा की अपने स्थिति में। तभी कैलम को क्लिक होता है कि सैंटा कभी अपनी सिटी से गायब हुए ही नहीं थे, बल्कि सैंटा को किडनैप करने का नाटक किया गया था ताकि कैलम सिटी से बाहर निकल जाए। सैंटा अभी भी वहीं पर थे और विच वहाँ पर काम कर रही थी और जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सब बहरूपिये थे। वो तुरंत सैंटा की वाइफ को कॉल लगाता है। वो उससे कहती है कि वो सैंटा के आने का वेट कर रही है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जिसके बाद वो जो के साथ मिलकर एक खिलौनों की दुकान से होता हुआ वापस से सैंटा की सिटी में आ जाता है। वही जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं एक अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा। उसके ऐसा बोलते वो दोनों ग्लोब की कैद से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि जैक अब एक अच्छा इंसान बन गया था, जहाँ पर अब कैलम भी पहुँच जाता है। फिर वो अपने सिक्योरिटी टीम को आजाद करके विच को रोकने के लिए उसके टावर के ऊपर चले जाते। अब इससे पहले कि वो विच सैंटा को लेकर वो सारे स्नो ग्लोब्स सबके पास पहुंचा पाती, ये लोग उसको रोकने आ जाते हैं और काफी जद्दोजहद के बाद जैक और कैलम विच की सवारी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब वो विच गुस्से में अपने असली रूप पे आ जाती है, जो काफी ज्यादा बड़ी होती है। वो इन दोनों को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर क्रैम्पस आ जाता है और इनको बचा लेता है। लेकिन विच क्रैम्पस की भी हड्डी पसली एक कर देती है, पर तब तक सैंटा जाग जाते हैं और वो अपनी सेना को बुलाकर विच को उसी ग्लोब में कैद कर देते। वो ग्लोब विच की एनर्जी को खींचकर उसको कमजोर कर देता है, जिसके बाद क्रैम्पस भी अपने भाई यानी कि सैंटा से मिलकर उसे मेरी क्रिसमस बोलकर निकल जाता है। इसके बाद सैंटा इन सब से मिलते हैं और उन्हें बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद सैंटा जैक, डिलन और कैलम के साथ पूरी दुनिया में गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।